नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 27 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। एक चीज़ और अपडेट है, जगह जगह से अपडेट ये सामने आ रहे हैं। अलग अलग लोग दावा कर रहे हैं। सभी जगहों पर एक चीज़ तो कॉमन है, वो है कि आपका जो 70 बीपीएससी पीटी होगा, इसमें सीटों की संख्या ज़्यादा हो सकती है और उसमें भी एसडीएम के सीट जो हैं ये अच्छी खासी संख्या में होंगे। एसडीएम की सीट अच्छी खासी संख्या में होगा और अगस्त में आपका 69 मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा और सितंबर में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और एग्ज़ाम आपका नवंबर लास्ट में या दिसंबर के आसपास हो सकता है। इतना कन्फर्मेशन आ रहा है जगह जगह से और ये हर बार ही आता है। मैं आपको ये बोलूँगा कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो चुका है ऑलरेडी, तो कृपया करके अच्छे से पढ़ें और अगर एसडीएम की सीटें होंगी तो कट ऑफ हाई जाएगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उतना हाई जाएगा। 1/3 निगेटिव के साथ में इतना हाई कट ऑफ, वो भी आसान पेपर नहीं होगा बीपीएससी का। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग एग्ज़ाम होगा 70 बीपीएससी आपके लिए। अगर उसमें एसडीएम की सीटें होंगी तो आपके लिए जस्ट अनदर वीडियो होगा जो इस तरह की बातें कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं उतना कठिन हो सकता है आपके लिए एग्ज़ाम पास करना। पीटी की बात करें या मेंस की बात करें, किसी भी लेवल पर चैलेंज कम नहीं होंगे। इसलिए पढ़िएगा पढ़िएगा और पढ़िएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा, आंसर राइटिंग कीजिएगा। एमसीक्यू लगाना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, 10 से 15 हज़ार एमसीक्यू का प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग जगहों से, तब जाके आपका उम्मीद बनेगा कि आप पास हो जाएं। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पास होंगे, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। कतई नहीं होने जा रहा है, ऐसा कतई नहीं होगा कि ऊपर ऊपर पढ़ के आप पास हो जाएं। कंपटीशन हद से ज़्यादा होने वाला है। एग्ज़ाम में भी लेट हुआ है, ऊपर से अगर सीटें एसडीएम जैसी आ गई, 67 के बाद से नहीं आया है, तो 68 के सारे क्वालिफाइड बच्चे, 69 के भी जो भी क्वालिफाई होंगे वो सारे स्टूडेंट्स, और भी पहले के भी जिनको अच्छे पोस्ट नहीं मिले हैं, सारे एग्ज़ाम देंगे आपके साथ में। इसीलिए थोड़ा सा गहराई से समझिए, इस चीज़ को सीरियसली लीजिए कि आप तो अभी तक सेलेक्ट भी नहीं हुए हैं, तो आपका तो कहीं पर इसमें बनता भी नहीं है। इसलिए कंपटीशन बहुत हाई होगा, तो तैयारी भी उसी लेवल का कीजिएगा। ये शुरुआत मैंने आपको बता दिया है, इसलिए बता दिया है क्योंकि अब पानी सर के ऊपर तक आ गया है। एग्ज़ाम तो आपका होना ही है और एग्ज़ाम होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। ओके, एक चीज़ और छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आज से एनसीईआरटी जो अपना ग्रुप चलता है आंसर राइटिंग का, उसमें ज्योग्राफी शुरू करने जा रहा हूँ मैं फिर से, और GS1 भी आज से शुरू हो जाएगा। रिवीजन के पर्पज़ से GS1 का आंसर राइटिंग भी शुरू होगा। तो जिनका GS1 छूटा हुआ है वो कृपया करके बताएं मुझे, और लिखना हो तो बता दें। 1 महीने का ही लें, क्योंकि 1 महीने का आप आंसर राइटिंग करेंगे तब तक पीटी का डेट आ जाएगा, उसके बाद आप फिर से जुड़ जाइएगा पीटी के बाद, तो इसके लिए आपके लिए सही रहेगा। तो GS1 अगर आपको लेखन शुरू करना हो या एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। हेडलाइन देखिए क्या है। मोदी जी यूक्रेन की यात्रा से आए, उसके बाद उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत की है यूक्रेन की हालत पर। ये हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है। केरला पुलिस जो है, इसने पहला केस दर्ज किया है और कई सारे एक्टर एक्ट्रेस जो हैं उन्होंने आरोप लगाए थे। अब शुरू हो गया केस का। तो जस्टिस हेमा कमेटी, आज इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जस्टिस हेमा कमेटी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाएगा आपके मेंस एग्जामिनेशन में, पूछा ही जाएगा। डायरेक्ट पूछे, इनडायरेक्ट पूछे, यूपीएससी में पूछे, बीपीएससी में पूछा ही जाएगा। आप लिख कर रख लीजिएगा, ये पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। अगला देखिए आज का और एक और बड़ा सा न्यूज़ है, जिसमें क्या है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान का इलाका है। बलूचिस्तान का इलाका है पाकिस्तान का। अगर आपने मैप देखा होगा, इस तरह का मैप है उसका, तो यहाँ पर है बलूचिस्तान का इलाका। यहाँ पर बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और आतंकवादियों ने BLA बलूचिस्तान लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही करके है, एक संगठन है, BLA के टेररिस्ट ने वहाँ पर लोगों को उतार कर उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया और जो लोग बलूचिस्तान को बिलोंग नहीं करते थे उन सभी को गोली मार दी है। 70 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने का क्लेम किया गया है। कई सारे सुरक्षा अधिकारी भी वहाँ के मारे गए हैं। तो बलूचिस्तान की भी मैपिंग करेंगे। साथ में RBI जो है एक नया स्कीम, नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है UPI के जैसा UPI आपने सुना होगा, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस है, उसी प्रकार से ULI यूनिफॉर्म लैंडिंग इंटरफेस, यानी कि ऋण लेने के लिए कॉमन इंटरफेस की शुरुआत RBI करने जा रही है। भारत के डिजिटल
जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये यूपीआई से सवाल यूपीएससी भी पूछ चुका है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि कोई ऐसा इनिशिएटिव जो पूरे देश को प्रभावित करेगा उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो यूएलआई से भी पूछा जाएगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है तो यूएलआई को भी देखेंगे हम लोग। साथ में और क्या देखने वाले हैं आज हम लोग? साथ में आज हम लोग देखने वाले हैं कि एजुकेशन की मंत्रालय जो है उसने 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं। 15 वर्ष से ज़्यादा लोगों की जो आयु होती है, 15 वर्ष से ज़्यादा के लोगों में लिटरेसी को पहचानने के लिए, शैक्षणिक स्तर को पहचानने के लिए, उनको शिक्षित घोषित करने के लिए एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, 2024 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे क्या है ये इनिशिएटिव। इसका अलग अलग नाम है, आप पहली बार सुनेंगे उस चीज़ों को, लेकिन समझेंगे कि क्या है ये, मुद्दा क्या है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले चलिए जस्टिस हेमा कमेटी को डिस्कस करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं क्या है ये, क्या रिपोर्ट है, क्या इसके प्रावधान है और इसका कहाँ कहाँ पर लागू किया जा सकता है, सिफारिशें क्या हैं। ओके, देखिए क्या है कि मलयालम फिल्म उद्योग पर हेमा समिति की रिपोर्ट है। कृपया इसको याद रखें, एक बार 2 बार रिवाइज कर लें। हाल ही मलयालम फिल्म उद्योग पर हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की गई। आप पिछले 1 सप्ताह का द हिंदू खोल लीजिए या फिर इंडियन एक्सप्रेस खोल लीजिए, आपको सभी जगहों पर हेडलाइन में इसी के न्यूज़ मिलेंगे। हेडलाइन में इसी के केवल न्यूज़ मिलेंगे आपको। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है ये, इसीलिए ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक इसके रिकमेंडेशन को भी समझिएगा। क्या है ये? तो फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ यौन शोषण, लैंगिक भेदभाव, अमानवीय व्यवहार के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। इसका नेतृत्व केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के हेमा ने किया, जिसमें अनुभवी अभिनेत्री शारदा और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी केवी वालसा कुमारी भी शामिल थी। ये 3 लोगों का दल था। कृपया तीनों लोगों का नाम ध्यान में रखें। आपसे ये पूछ सकता है कि हाल ही में अभिनेत्री शारदा और आईएएस अधिकारी बीएस वालसा जो हैं ये किस समिति से जुड़ी हुई थी। इसी तरह का आपको उदाहरण दे सकता है कि भाई अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया है उससे जुड़ी हुई थी, या फिल्म उद्योग की जांच के लिए समिति बनाई गई तो उससे जुड़ी हुई थी, या महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो जांच समिति बनाई गई उससे जुड़ी हुई थी। इस तरह का कन्फ्यूज करने वाला ऑप्शन दे सकता है आपको। रिपोर्ट में प्रमुख मुद्दे क्या हैं? यौन शोषण, इसमें काम शुरू करने से पहले अवांछनीय शारीरिक प्रस्ताव, बलात्कार की धमकी, समझौता करने को लेकर सहमत होने वाली महिलाओं के लिए कोड नाम और अन्य शर्मनाक कृत्य शामिल हैं। ये वो समाज है जो सड़क छाप नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। यहाँ पर कोई एवं टाइप के लोग नहीं घूम रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए था कि कोलकाता केस में जो एक जिसका आरोपी है वो नॉर्मल बैकग्राउंड का है और उस पर आप तरह तरह के चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भी मानसिकता सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है मानसिकता में। बस वो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं और हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनका भी कृत्य उसी तरह का है। तो समाज के किस वर्ग को आप दोषी मानेंगे? कास्टिंग काउच, ये तो आपने सुना ही होगा कि कास्टिंग काउच की सर्वव्यापकता का पता चला है, जहां महिलाओं पर प्रायः रोजगार की संभावनाओं के लिए यौन संबंधों के लिए मजबूर किया जाता है। देखिए ये टॉपिक जो हैं ये चटकार वाले नहीं हैं कि आप इसको, बहुत कम लोग देखते हैं इसी कारण से कि इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे तो इसके गहराई को समझेंगे, संवेदनशीलता को समझिए इसका कि पहली बार देश के किसी फिल्म इंडस्ट्री के जांच के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अध्यक्षता में इस तरह की समिति बनाई गई है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी है आज तक, वहाँ पर बन जाए तो और भी कुछ सामने आएगा। भोजपुरी के लिए भी नहीं बनी है। तो ये एक उदाहरण होगा, एक जगह सुधार करेंगे तो सभी जगहों पर सुधार आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जाँच तो कहीं पर भी हो सकती है। निर्देशक तथा निर्माता प्रायः महिला अभिनेत्रियों को समझौता करने के लिए मजबूर करते हैं और उन्हें सहयोगी कलाकार कहा जाता है। उन्हें सहयोगी कलाकार, जो महिलाएं इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं उनको सहयोगी कलाकार का कोड नाम दे दिया जाता है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। और आपस में वो बात करते हैं कि सहयोगी कलाकार है, काम लेने से पहले आप अपना इनका यूज कर लेना। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, मुझे तो पढ़ाते हुए अजीब लग रहा है। दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के साथ काम करने के लिए महिलाओं को मजबूर किया है, जिनसे परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर भावनात्मक आघात का सहन करना पड़ता है। कास्टिंग काउच तो आपको पता ही है क्या है, कि किसी चीज़ में हम आपको रोल देंगे, किसी फिल्म में आपको शामिल करेंगे, उसके बदले शारीरिक चीज़ों की मांग करना। रोजगार मुख्य रूप से अभिनय भूमिकाओं के बदले यौन संबंधों की मांग की प्रथा का एक पर्याय बन गया है। फिल्म सेट पर सुरक्षा, फिल्म उद्योग में व्याप्त प्रायः यौन संबंधों की मांग और उत्पीड़न के डर से कई महिला फिल्मकर्मी अपने माता पिता या करीबी रिश्तेदार को सेट पर लाती हैं। ये किसकी बात हो रही है? ये फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है, जहाँ पर अपने माता पिता और अपने पेरेंट्स को साथ में लाना पड़ता है महिलाओं को सुरक्षा के लिए। ये सड़क की बात नहीं हो रही है, ये उन लोगों की बात हो रही है जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनको कई सारे लोग आइडियल मानते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर।
रिपोर्ट से पता चलता है कि मलयालम फिल्म उद्योग आपराधिक प्रभाव से ग्रस्त है। फिल्म जगत के कई पुरुष कभी कभी शराब या ड्रग के प्रभाव में महिला कलाकारों के होटलों के दरवाजे खटखटाते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। परिणामों का भय। यद्यपि ऐसे अपराधी भारतीय दंड संहिता और कार्यस्थल और महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत दंडनीय है, लेकिन फिल्म उद्योग से जुड़ी महिलाएं औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के परिणाम को लेकर चिंतित रहती हैं कि अगर शिकायत दर्ज करवाया तो उनका रोजगार छीन जाएगा, उनका नाम बदनाम किया जा सकता है, उनको फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी। एक प्रकार का कार्टेल चलाते हैं ये लोग। सीधी सी बात को समझिए कि अगर एक ने किसी पर आरोप लगाया तो सारे उसके साथ गंदे मानसिकता के लोग खड़े हो जाते हैं और उसको काम तक नहीं मिलता है। यौन उत्पीड़न एक जुरा कलंक है, विशेष रूप से सार्वजनिक हस्तियों के लिए। अक्सर अभिनेत्रियों को ऐसी घटनाओं की शिकायत करने से रोकता है। साइबर धमकी भी उनको मिलती है। अपर्याप्त सुविधाएं हैं महिलाओं को लेकर, और आपको पता ही है उनको बोला है कि सोशल मीडिया पर आपको तरह तरह की चीज़ें का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने मुँह खोला तो। महिला कलाकार अक्सर शौचालय के अपर्याप्त सुविधाओं के कारण सेट पर पानी पीने से परहेज करती, विशेषकर बाहरी स्थलों पर। कार्यस्थल पर पानी भी नहीं पीती हैं कि उनको शौचालय जाना पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे। फिल्म उद्योग की मैं बात कर रहा हूँ। मलयालम मूवियाँ तो बड़ी अच्छी होती है ना, लेकिन उस मूवी के पीछे का ज़रा देखिए क्या है। मासिक धर्म के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती, जब महिला कलाकारों को अपनी सैनिटरी उत्पादों को बदलने या निपटने में भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अमानवीय कार्य परिस्थिति। जूनियर कलाकारों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है। कुछ मामलों में जूनियर कलाकारों के साथ गुलामों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए ये शब्द किसने यूज किया है? ये जस्टिस हेमा कमेटी के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं, न्यूज़पेपर के शब्द नहीं हैं ये, ठीक है? तो इसको गंभीरता से समझिएगा। 19 घंटे तक काम करवाया जाता है। बिचौलिए उनके भुगतान का एक बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं, जो समय पर नहीं दिया जाता है। फिल्म उद्योग में यौन शोषण निपटने का कानूनी ढांचा क्या है? भारतीय दंड संहिता 1860 बनाया गया था, जिसमें धारा 354 है, धारा 354A है, 509 है। ये सब उसको रोकने के लिए बनाया गया है। धारा वारा से कुछ नहीं होता। धारा तो मर्डर के खिलाफ भी है। तो क्या देश में मर्डर नहीं होते हैं? क्या होते ही हैं, हर रोज़ ही होते हैं, सैकड़ों। तो हर चीज़ के लिए तो कानून तो है ही, लेकिन कानून के कारण से ही कोई अपराध रुक जाएगा ऐसा नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन आपने उसका कितना अच्छे तरीके से किया। सोचिए कोई आदमी अपनी SUV लेकर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए 2 आदमी को रौंद देता है, ऐसे लिखवा अगर पुलिस उसको छोड़ देती है तो वहाँ पर लोग कानून पर कितना विश्वास करेंगे? बड़े लोग तो कानून का मजाक बना सकते हैं पैसों के द्वारा। बात यहीं पर आकर रुक जाती है। इम्प्लीमेंटेशन आप कितना अच्छे तरीके से करते हैं। रूल ऑफ लॉ को अगर लागू किया जाए सही तरीके से तो छोटे छोटे कानून जो होते हैं वो भी बड़े प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन हम कानून लागू करने से पहले देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, चचा विधायक तो नहीं है, उद्योगपति का बेटा तो नहीं है, इस तरह की चीज़ों को देखा जाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम को लेकर 2013 में अधिनियम बनाया गया था। कल मैंने आपको जस्टिस वर्मा कमेटी भी बताया था। IT अधिनियम 2000 ईस्वी है। इसमें क्या है कि डिजिटली रूप से अगर आपने किसी महिला के साथ में या किसी के साथ में कोई ब्लैकमेल किया, अश्लीलता, उनके फ़ोटो वगैरह वायरल किए, प्राइवेसी का हनन किया, तो IT एक्ट 2000 जो है ये काफ़ी कठोर कानून बनाया गया था। यौन अपराधों से रोक के लिए पॉस्को है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 ITPA, इस अधिनियम का उद्देश्य वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी को रोकना है। उसके अलावा विशाखा गाइडलाइन वगैरह भी बनाया गया था। कास्टिंग काउच आपको मैंने समझाया ही क्या है। तो भाई जो निर्देशक होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं या फिर कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर जो कास्ट करते हैं कि किसको किस रोल के लिए मिलना चाहिए, किसको कौन सा रोल मिलना चाहिए, वो लोग अक्सर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। रोज़गार, उनके लिए तो रोज़गार ही होता है। एक्टर एक्ट्रेस के लिए बड़ा ही स्ट्रगल करते हैं वो भी, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं। बाहरी अगर हैं आप तो आपको ज़रूर ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उनके लिए ये चीज़ रख दिया जाता है कि आपको अगर फिल्म में रोल चाहिए तो पहले आप इस तरह के कृत्यों में हमारा साथ दें। और महिलाएं देती हैं क्योंकि पेट का सवाल होता है, या फिर कई सारे पुरुषों को भी इस तरह का सामना करना पड़ता है। केवल महिलाओं के साथ नहीं बल्कि पुरुषों के साथ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। यह शब्द फिल्म, टेलीविज़न, व्यापक मनोरंजन उद्योग में कास्टिंग प्रक्रिया में होने वाले सत्ता के दुरुपयोग और शोषण पर प्रकाश डालता है। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं? अब यहाँ से आपको मेंस आंसर राइटिंग में लिखना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए सुधार को लेकर। इसको लेकर इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। आंतरिक शिकायत समिति होना चाहिए। इससे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक शिकायत कमेटी की अनिवार्य स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इसमें केरल फिल्म कर्मचारी संघ और मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य शामिल होने चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी ने ऐसा कहा है। स्वतंत्र न्यायाधिकरण का प्रस्ताव
कुछ सदस्यों ने सिनेमा उद्योग में उत्पीड़न और भेदभाव के मामले को संभालने हेतु एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण का समर्थन किया है कि हम एक ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बना देते, क्योंकि देश में सिनेमा का उद्योग तो कोई एक ही क्षेत्र में नहीं है। दक्षिण में ही जाएंगे तो केरल का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, कर्नाटका का अलग है, और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ही अलग है, आंध्र प्रदेश का जो है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब इतने बड़े स्तर पर फिल्म उद्योग है सभी जगहों पर, बंगाल का फिल्म उद्योग है, बिहार में भाई भोजपुरी उद्योग है, हालांकि चलते मैक्सिमम कहाँ से हैं तो हैदराबाद से और मुंबई से ही चलते हैं, लेकिन है तो सभी रीजन के, सभी भाषाओं के उद्योग हैं, पंजाबी में भी है। तो आपको एक देश लेवल पर ही ट्रिब्यूनल बना देना चाहिए। देश लेवल पर ही ट्रिब्यूनल क्यों ना बनाया जाए? इतना बड़ा जब उद्योग है, इतनी बड़ी मात्रा में सरकार को रेवेन्यू मिलता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी तो कुछ उपाय करने चाहिए। रिपोर्ट में न्यायाधिकरण बंद कमरे में कार्रवाई की भी वकालत की गई है ताकि पूरी गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। मीडिया रिपोर्ट के नाम गुप्त रखे जाएं। लिखित अनुबंध सिनेमा में कार्य करने वाले सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए जूनियर कलाकारों के संयोजक सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए लिखित अनुबंध पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। लैंगिक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होना चाहिए। किसको आप जागरूक करेंगे? वो समाज के सबसे जागरूक लोग होते हैं, सबसे अमीर लोगों में से एक होते हैं। आपको लगता है उनको जागरूकता का भाव है? इस तरह के कृत्य करके वो जाके पिंक जैसी मूवी बना देंगे महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, जो लोग समाज को जागरूक करते हैं अपने फिल्मों के द्वारा, वो खुद ही अपने अंतर्गत किस तरह के लोग होते हैं वो देखिए जरा, है ना। निर्माताओं की भूमिका में महिलाएं विषयगत रूप से निर्माण प्रक्रिया में लैंगिक न्याय पर आधारित फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त और समय बजटीय सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। महिलाओं द्वारा निर्मित फिल्में पुरुषों के प्रतिनिधित्व के लिए नहीं, नाममात्र ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने, शूटिंग हेतु अनुमति को सुव्यवस्थित करने के लिए एकल खिल की प्रणाली स्थापित किया जाना चाहिए। मतलब इनका ये कहना है कि महिलाओं द्वारा निर्मित फिल्मों को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो महिलाएं अगर फिल्में बनाएंगी तो अच्छी बात है भाई। बहुत सारी महिला डायरेक्टर शानदार हैं, जैसे आपने मेघना गुलजार का नाम सुना होगा, जिन्होंने बहुत सारी मूवियाँ बनाई हैं शानदार, है ना। इस तरह के कई सारे फीमेल आर्टिस्ट हैं, फीमेल डायरेक्टर हैं जो बहुत अच्छी मूवियाँ बनाती हैं। तो लेकिन आगे तो उनको खुद ही आना पड़ेगा ना, क्योंकि फिल्में ऐसी चीज़ हैं जहाँ पर आप बना ही भले ही लोग किसी के बेटे होने के कारण, किसी की बेटी होने के कारण, लेकिन लोग पसंद तभी करेंगे जब कंटेंट अच्छा होगा। कंटेंट अच्छा तब होगा जो आप अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए। ये कुछ सुधार के लिए इन्होंने बताए हैं, उसको भी कृपया ध्यान में रखिएगा। और बाकी नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। ये बलूचिस्तान टेरर अटैक के बाद बलूचिस्तान का एक मैप देख लीजिए। कुछ जगहों के नाम ध्यान में रखिएगा। कितने जगह के नाम मैं आपको बताऊं। जब मैंने न्यूज़ देखा तो मुझे लगा कि इतना बड़ा एरिया में क्या सच में अटैक हुआ है क्या। ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया ये बलूचिस्तान का लगभग इलाका माना जाता है। पाकिस्तान का एरिया वाइज में सबसे बड़ा प्रोविंस यही है, सबसे बड़ा राज्य यही है, ठीक है। और सबसे बड़ा राज्य यही है, लेकिन गरीबी सबसे ज़्यादा यहीं पर है और पॉपुलेशन सबसे कम यहीं पर है, यानी कि बहुत ही कम डेंस पॉपुलेशन, बहुत कम लोग यहाँ पर निवास करते हैं। जोग्राफिकल जो इसका एरिया है बहुत ही बड़ा है। ये जो अलग अलग आपको इलाके देख रहे हैं, नुस्की, खारन, इन सभी इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि वहाँ का जो NH है वो वहाँ पर गाड़ियों को रोक कर अटैक किए गए हैं। तो कुछ जगहों के नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। इन सभी जगहों का नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ओके। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। छोटा सा ही टॉपिक था, बस मुझे मैप में आपको जगह बताना था। बाकी वहाँ पर अटैक हुए तो वहाँ की सरकार जाने। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए न्यूज़ क्या है। अगला है ये बैलों का दौर होता है। कहाँ पर होता है तो अलग अलग राज्यों में होते हैं। जैसे आपने सुना होगा जल्लीकट्टू कहाँ पर है तो तमिलनाडु में होता है ना। उसी प्रकार का एक है कि क्या बोला जाता है इसको, नानगार्नी स्पर्धा कहा जाता है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। बैलों का दौर है, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर क्राउड इकट्ठा होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो स्पर्धा है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है तो महाराष्ट्र राज्य का से बिलोंग करता है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे जल्लीकट्टू कहाँ का है तो वो है आपका तमिलनाडु का। इस तरह के जो अलग अलग पशु आधारित फेस्टिवल होते हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे, ओके। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है। देखिए हेडलाइन क्या है इसमें कि एजुकेशन मिनिस्ट्री डिफाइन लिटरेसी एंड फुल लिटरेसी, कॉमा लगा कर दिया हुआ भाई, लिटरेसी और फुल लिटरेसी इनपुट्स फॉर एडल्ट लिटरेसी मतलब कि एडल्ट जो पॉपुलेशन है देश में उनमें लिटरेसी को बढ़ाने के लिए
भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय लिटरेसी और फुल लिटरेसी को डिफाइन करेगी। किसके किसके आधार पर? दो चीज़ें हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP प्रोग्राम है, जिसको 2022 से 2027 तक चलाया जाएगा। इसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और PT में ही पूछा जाएगा। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को हम लोग समझेंगे। और दूसरा क्या है? फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमेरिकेसी असेसमेंट टेस्ट FLNAT, ये टेस्ट भी आयोजित किया गया है। इन दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे। इस टेस्ट में क्या हुआ था भाई, कई सारे लोगों ने भाग लिया, 34 लाख लोगों ने, लर्नर्स ने इसमें भाग लिया। उसमें से 29,52,385 जो हैं उनको सर्टिफाइड किया गया है लिटरेसी के रूप में। तो 85.27% इसमें इस एग्ज़ाम FLNAT के बाद लिटरेसी के लिए सर्टिफाइड हुए हैं। तो ये यहाँ पर छोटा सा डेटा तो है ही, लेकिन पहले ये प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम है क्या, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम क्या है और ये क्यों लाया गया था, किस उद्देश्य से लाया गया था, और ये किस प्रकार से आगे के जो हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी है या लिटरेसी रेट है उसको किस प्रकार से डिफ़ाइन करेगी। इसको ज़रा डिटेल में समझिएगा और यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। FLNAT जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है, और NILP जो हमारा प्रोग्राम है उसके बारे में पूछा जा सकता है। मैं आपसे आशा ये करता हूँ कि आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, और आप में से कई सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, आज सुन लिया है तो आज इसको समझ लीजिए और फिर आगे के चीज़ पर हम लोग चलेंगे। पहले देखिए कि ये NILP क्या होता है। हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 22-23 से 26-27 तक 5 वर्षों के दौरान 1030.97 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यान्वयन हेतु एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। भारत सरकार ही मुख्य रूप से इसमें पैसा खर्चा करती है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया गया है 22-23 से 26-27 तक 5 वर्षों के लिए। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। सारे कीवर्ड जो आपको सुनाई दे रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। 5 वर्षों के लिए 22 से 27 के लिए शुरू किया गया है। और क्या है? तो केंद्र प्रायोजित है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर नहीं है, स्पॉन्सर्ड है ये। ओके, देखिए क्या है इसमें, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इस योजना के 5 घटक हैं, इसमें 5 अलग अलग फैक्टर हैं। मूलभूत साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान, इसी का हम लोग पढ़ेंगे अभी, इसी का एग्ज़ाम होता है। महत्वपूर्ण जीवन कौशल की जानकारी है कि नहीं, व्यावसायिक कौशल विकास करना है, बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन, शिक्षा जारी रखना, आप अगर अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये 5 फैक्टर इसमें बनाए गए हैं। किसमें? तो NILP प्रोग्राम में। लाभार्थियों की पहचान कर लें कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षकों द्वारा एक मोबाइल ऐप पर डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाता है। हर घर पे जाके सर्वेक्षण किया जाता है मोबाइल ऐप के द्वारा। गैर साक्षर व्यक्ति भी मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे पंजीकरण करा सकते हैं। शिक्षण और सीखने के लिए स्वेच्छा जाहिर करना, इस योजना मुख्य रूप से शिक्षण और सीखने के लिए स्वयं सेवा पर आधारित है। स्वयंसेवक मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्यान्वयन होगा, मुख्य रूप से ऑनलाइन मोड के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है, प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है। शिक्षण और सीखने की सामग्री तथा संसाधन, NCERT के दीक्षा मंत्र, कल जो मैंने आपको MCQ करवाया है, न्यूज़पेपर का MCQ शुरू हो गया है। जिन लोगों को नहीं पता हो चैनल पर जाकर देखिएगा। अभी तो 2 दिन से रोज़ शाम को अपलोड कर रहा हूँ, देखेंगे तो आगे भी अपलोड करूँगा ही मैं। उसमें दीक्षा पोर्टल के बारे में मैंने सवाल पूछा था, तो ये NCERT से जुड़ा हुआ दीक्षा पोर्टल है, इसके माध्यम से आप कंटेंट वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। मूलभूत साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान का प्रसार करना है। पात्रता, ये आपका स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाएगा। क्या सभी आयु वर्ग के लोग पात्र होते हैं? नहीं। 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी निरक्षर इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। 15 वर्ष से आयु ज़्यादा है आपका और आप निरक्षर हैं, आपको ज्ञान नहीं है, शिक्षा का आपको नहीं मिला है, आप लिटरेसी से दूर रह गए हैं, एजुकेशन से आप दूर रह गए हैं, तो आप इसमें पात्र होंगे। इसके लिए NILP की आवश्यकता 2011 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में देश के निरक्षरों की संख्या करीब 25.76 करोड़ लोग थे, जिनमें 9 करोड़ पुरुष थी और 16 करोड़ महिलाएं थी। उन सभी को हमें साक्षर बनाना है। साक्षर का मतलब कि ज़रूरी नहीं किताबी ज्ञान हो उनको, लेकिन दुनियादारी का ज्ञान हो, थोड़ा बहुत अक्षर वगैरह भी पहचानते हों, डिजिटली चीज़ों को चला सकते हों, इस तरह की साक्षरता का हम लोग बात कर रहे हैं। PIB से मैंने उठाया है, ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा।
अगला देखिए क्या है, जो एफलेट एग्ज़ाम की हम लोग बात कर रहे थे उसको भी ज़रा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक मूल्यांकन परीक्षा, इसी को क्या कहा जाता है, FLNAT। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 23 राज्यों में उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के हिस्से के रूप बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की, जिसमें 37 लाख शिक्षार्थी शामिल हुए। ये किसके द्वारा किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। उल्लास पहल के तहत 23 राज्यों में आयोजित किया गया है। कितने प्रतिभागी शामिल हुए हैं, तो 37 लाख। इजराइल की आबादी से 3 लाख कम, उतने लोग शामिल हुए हैं इसमें। FLNAT बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक कौशल का मूल्यांकन करने के लिए 3 विषयों पढ़ना, लिखना और संख्यानात्मकता का मूल्यांकन करता है कि आप किसी चीज़ को पढ़ पाते हैं कि नहीं, लिख पाते हैं कि नहीं, और आपका संख्या बेसिक जो न्यूमेरिकल होता है, मतलब बेसिक चीज़ें जो गणितीय संख्या वगैरह होती हैं उनकी पहचान आप कर पाते हैं कि नहीं। ओके, यह परीक्षा प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को सभी जिलों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आयोजित की जाएगी। FLNAT का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गैर साक्षर शिक्षार्थियों को प्रमाणित करना है। ऐसे लोग जो गैर साक्षर हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिला है, उनको सर्टिफाइड करना है कि ये लिटरेसी है इनके अंदर में। ज़रूरी नहीं किताबी ज्ञान है, लेकिन बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं ये, और उसके साथ साथ इनको संख्या का भी ज्ञान है। इसके लिए ये आयोजित किया गया। आप इसको उद्देश्य को समझिएगा कि देश में जो 25 करोड़ लोग हैं जो लिटरेसी से बाहर हैं, जिसके कारण से भारत सरकार का आंकड़ा खराब हुआ पड़ा है, उनको हम उस आंकड़े में सुधार के द्वारा सही कर सकते हैं। योग्य शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक कौशल प्राप्त करने की उपलब्धि को मान्यता देगा। न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 की अवधि के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 15 साल से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया गया है। इसको कृपया ध्यान में रखें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, समझिएगा इस चीज़ को। ये दोनों कार्यक्रम, NILP कार्यक्रम भी जो अभी मैंने ये करवाया है आपको, और ये जो योजना, ये जो एग्ज़ाम है FLNAT, इन दोनों के बारे में पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अगला न्यूज़ है, देखिए कि ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है, IR से जुड़ा हुआ है। ब्रिक्स का क्या है भाई न्यूज़, तो ब्रिक्स की बैठक कहाँ पर होगी, तो ये होगा रूस के कजान में। कहाँ पर, तो देखिए इसमें बोला गया है कि रूस के कजान में ये बैठक होगा, और वहाँ पर डी-डॉलराइजेशन। अब ये क्या है भाई, तो देखिए अमेरिका जो सुपर पावर है ना गुरु, तो सुपर पावर किस कारण से है, तो अपने करेंसी, अपने कल्चर, अपने बिजनेस, अपने टेक्नोलॉजी और अपने हथियार, अपने जो उसका पॉलिसी है, अपने जो उसका इंटरनेशनल रिलेशन है या इंटरनेशनल प्रभाव है ना, उसके कारण से वो सुपर पावर है। अमेरिका का करेंसी वैश्विक करेंसी है, आप खुद ही समझ सकते हैं। या हम विश्वगुरु ढोल बजाते रहते हैं, और वैश्विक करेंसी किसका चलता है, तो USD चलता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का चलता है ना। और उसकी कंपनियां GPS, जो आप गूगल मैप खोलते हैं, गूगल कहाँ की, अमेरिका की है। जो गूगल मैप खोलते हैं वो कहाँ का है, GPS, वो भी अमेरिका का ही है। आप एप्पल खोलते वो कहाँ का है, अमेरिका का है ना। जीमेल अभी जो यूट्यूब पर देख रहे हो वो कहाँ का है, अमेरिका का है। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। तो देखिए ब्रिक्स दरअसल में कोशिश ये कर रहा है कि डी-डॉलराइजेशन किया जाए वैश्विक इकॉनमी का। डी-डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है बंधुओं, तो डॉलर के जो मूल्य है, डॉलर जो व्यापार के लिए दुनिया भर में यूज किया जाता है, इस डॉलर का हम उपयोग ना करें। ठीक है, हम अपनी करेंसी में व्यापार करें, या हम कोई कॉमन करेंसी बना लें ब्रिक्स के देशों के लिए। ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या अब अच्छी खासी हो गई है। दुनिया की 5 बड़ी विकासशील इकॉनमी तो शामिल ही है इसमें, उसके अलावा और भी कई सारे देश शामिल हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, आपको पता ही होगा। उन सभी देशों का नाम पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन भारत ने ये चीज़ बोलेगा, इस जो ब्रिक्स की अगली बैठक होगी रूस में, उसमें भारत ये चीज़ बोल सकता है कि देखिए भाई साहब, ऐसा कर सकते हैं कि इसको अनिवार्य मत कीजिए। आप अनिवार्य क्यों मत कीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्टूबर में कजान रूस में इसकी बैठक होने वाली है। कजान रूस में एक जगह है, वहाँ पर इसकी बैठक होने, उसमें भारत ये प्रपोजल देगा कि देखो भाई साहब, इसको आप अनिवार्य मत कीजिए, ये देशों की स्वतंत्रता पर छोड़ दीजिए। जैसे भारत ब्रिक्स में रूस के साथ में भारतीय करेंसी और रूसी रूबल में व्यापार करना चाहता है। ठीक है,
भारत किसके साथ? तो ब्राज़ील के साथ भी एक बार को व्यापार कर लेगा, साउथ अफ्रीका के साथ भी हम अपनी करेंसी में व्यापार कर लेंगे, लेकिन हम चाइना के साथ डॉलर में करना चाहते हैं। तो आप अनिवार्य मत कीजिए इस चीज़ को। और डी डॉलराइजेशन को लेकर और कॉमन करेंसी इस बार के ब्रिक्स बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो इसीलिए ये जो ब्रिक्स की बैठक है, इस दौरान ये मुद्दा उठाया जाएगा। तो अभी से ये चर्चा में आएगा कि भारत वहाँ पर डी डॉलराइजेशन को तो सपोर्ट करेगा, लेकिन बोलेगा कि अनिवार्य मत कीजिए इस चीज़ को आप थोड़ा सा ये रहने दीजिए कि देशों के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रिक्स में भी क्या वो सभी देशों के साथ उनकी ही करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं या डॉलर में व्यापार करना चाहते हैं। ठीक ना? तो ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ये बैठक ज़रूर ध्यान रखिएगा, कजान रूस में आयोजित होगा। जब उस समय आयोजित होगा तब तो हम करेंगे ही, लेकिन होता क्या है कई बार कि आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि अगली ब्रिक्स की बैठक कहाँ पर होगी। तो ब्रिक्स का नाम के हिसाब से होता है अभी तक के हिसाब से। अब नए सदस्य शामिल हो गए हैं तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसी तरह से ये बढ़ता भी है। जैसे भारत में हुआ तो अगला चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा, इसी प्रकार से इसका बैठक भी आयोजित होता है। तो इसको भी देखेंगे हम लोग। फिलहाल चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला देखिए क्या है कि इसरो ने फाइनलाइज किया है ह्यूमनॉइड जो स्कल होता है, आपको ये दिख रहा है क्या? ये मानव के स्कल के साइज़ का बनाया गया है ह्यूमनॉइड को लेकर। आपको पता ही होगा ह्यूमनॉइड का नाम तो आपको याद ही होगा, क्या नाम था उसका? व्योममित्र नाम था ना। तो आपको पता होगा कि गगनयान जो मिशन होगा ना, गगनयान, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो टेस्टिंग के लिए हमने एक ह्यूमनॉइड बनाया हुआ है, क्या नाम है उसका? व्योममित्र नाम है। तो अब हमने एक स्कल भी बनाया है, ठीक है, स्कल भी बनाया है। स्कल जो होगा इसको हम लगा देंगे उसके ऊपर में, और इसमें भांति भांति प्रकार के सेंसर्स लगे होंगे, जिसके द्वारा हम ये अध्ययन करेंगे कि ये जो ह्यूमनॉइड का ये बनाया गया है, एल्यूमिनियम एलॉयड का बनाया गया ये स्कल है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एल्यूमिनियम एलॉय का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये कितना प्रेशर इस पर पड़ रहा है जब गगनयान के जो रॉकेट है उसको लॉन्च किया जाएगा टेस्टिंग के लिए। ये वाइब्रेशंस जो क्रिएट होते हैं लॉन्चिंग के समय, क्या उसको बर्दाश्त कर पा रहा है? क्या ये वाइब्रेशंस उतनी संख्या में इंसान बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे कई सारे एस्ट्रोनॉट शामिल होंगे, उनकी जान जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए इसरो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रिकॉशंस लेकर इस चीज़ को क्या कर रहा है, कंडक्ट करवा रहा है। कहाँ पर इसका निर्माण किया गया बंधुओं? तो तिरुवनंतपुरम में जो इसरो का इनर्शियल सिस्टम यूनिट है ना, वहाँ पर इसको निर्माण किया गया है। इसका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहाँ पर किया गया है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और तो बाकी इसमें कोई ऐसा पीटी फैक्ट है नहीं कि आपसे एग्जाम में पूछे। बस एल्यूमिनियम एलॉय का बना हुआ एक स्कल है जिसमें भांति भांति के सेंसर लगाए जाएंगे, और उसी सेंसर की मदद से ये चीज़ नोट किया जाएगा कि भाई कितना ज़्यादा इस पर दबाव बन रहा है। क्या जब हम रियल ह्यूमन को बिठाकर उसमें भेजेंगे तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा इस तरह के प्रेशर को, इस तरह के वाइब्रेशंस को, इस तरह के हीट को? इसी चीज़ को इसमें नोट किया जाएगा। इसी के कारण इस पर भांति भांति के सेंसर वगैरह भी लगाए गए हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ एक मिसाइल है, ड्रोन है, दरअसल में चर्चा में आ गया है। यूक्रेन ने अपने घर पे ही इस तरह का ड्रोन बनाया जिसके द्वारा वो रूस के अंदर में जाकर मार कर रहा है। रूस के अंदर शहरों के बड़े बड़े बिल्डिंग्स पर इस ड्रोन को टकरा दे रहा है, और जिसके कारण से रूस का भी नुकसान हो रहा है। आपको बस इसका नाम ध्यान में रखना है। इसको गेम चेंजर कहा जा रहा है कई सारे लोगों द्वारा, लेकिन कोई गेम चेंजर नहीं साबित होने वाला है ये। देखिए क्या नाम है इसका? इसका नाम है पैलेंटेसिया। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये 700 किलोमीटर के आसपास में इसका रेंज है, और बड़ा ही सस्ता सा हथियार है, लेकिन बड़ा ही घातक माना जा रहा है। एक प्रकार का ड्रोन है जो क्या करता है, सुसाइडल ड्रोन है, मतलब जाके टकरा जाता है किसी भी बिल्डिंग से, है ना, और ख़ुद को भी ब्लास्ट कर देता है और उस बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस नाम को पूछ सकता है कि हाल ही में ये नाम चर्चा में रहा, ये क्या है? तो एक ड्रोन है, एक ड्रोन मिसाइल है, एक ड्रोन है जो यूक्रेन ने बनाया है। रूस के खिलाफ युद्ध में इसका भारी स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पीटी फैक्ट था छोटा सा। नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट वही न्यूज़ है जिसकी मैंने शुरुआत में ही चर्चा की थी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट आरबीआई टू लॉन्च टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू कॉल इट यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। देखिए जो भारत की एनपीसीआई है, पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने एक प्लेटफॉर्म बनाया यूपीआई, जो क्रांतिकारी होगी। आपको पता होगा, आप एक सब्जी भी खरीदते होंगे, दूध भी खरीदते होंगे तो यूपीआई से पेमेंट करते होंगे, है ना। तो यूपीआई ये डिजिटल पेमेंट में रिवॉल्यूशन था, बहुत ही बड़ा सा आंदोलनकारी साबित हुआ। ये क्रांतिकारी स्तर पर इसने परिवर्तन कर दिए। पूरे भारत में आपको दिख रहा है ये, खासतौर से नोटबंदी के बाद ही चर्चा में आया था यूपीआई।
अब उसी प्रकार का ULI गवर्नमेंट बना रही है। RBI लॉन्च करेगी इसको जल्द ही। अभी वर्तमान इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन इसको लॉन्च किया जाए। इसको क्या नाम दिया जाएगा? यूनिफॉर्म लैंडिंग इंटरफेस। लैंडिंग का तात्पर्य क्या होता है? एक तरह से ऋण से आप जोड़ सकते हैं, ऋण से जोड़ सकते हैं। ऋण लेना किसी से आसान हो जाएगा। लैंडिंग इंटरफेस ये RBI लॉन्च करेगी। RBI ने बोला है कि जिस प्रकार से UPI दुनिया भर में फेमस हो रही है, कई सारे देश इसको अपना रहे हैं, दुनिया में सबसे फास्टेस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक तरीका है, उसी प्रकार से ULI भी होगा। UPI क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि वो पेमेंट का इंटरफेस पहुंचाता है। कई सारे बैंकों को आप एक पेमेंट इंटरफेस के द्वारा जोड़ सकते हैं और किसी भी बैंक में आप एक UPI कोड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इसीलिए इसको इतना आसान और क्रांतिकारी माना गया, क्योंकि इसने यूनिफाई कर दिया, सभी को एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया। उसी प्रकार से ULI भी होगा। अब ये क्या होगा? ये प्लेटफॉर्म होगा, एक इंटरफेस होगा। इंटरफेस का काम क्या होता है? जो आपके सामने चीज़ें आसान करके रख देता है। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है एक तरह से वो इंटरफेस ही है। इसमें कई सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होगा। जैसे व्यक्ति A है तो व्यक्ति A का लैंड रिकॉर्ड क्या है? हो सकता है कि आने वाले समय में इस चीज़ को भी जोड़ा जाए। व्यक्ति A का बैंक का ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री क्या है? व्यक्ति A का कारोबार या रोज़गार क्या है? इसके स्तर पर आप ULI में अप्लाई करेंगे और आपको तुरंत ही ऋण मुहैया हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन डिजिटली तो सभी कुछ मौजूद है आजकल के में। आपने कितना बैंक अकाउंट से खर्चा किया है, कितना आपका आमदनी है, सब रिकॉर्ड है। उसके आधार पर आपकी एक क्रेडिट के लिए स्टार रेटिंग वगैरह कुछ कर दी जाएगी, जैसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, और उसके आधार पर आपको ऋण वगैरह आसानी से मुहैया हो जाएगा। जो RBI के गवर्नर जी ने 2 नाम लिया है, उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो छोटे लोन होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और MSME सेक्टर के लिए ये छोटे लोन होंगे मुख्य रूप से, उनको टारगेट किया जाएगा। आसानी से लोन मुहैया उनके लिए हो जाएगा। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, ये अभी इन्होंने इसको पब्लिक डोमेन में चर्चा पहली बार कर दिया इन्होंने, और इसको निर्माण किया जा रहा है। AI वगैरह का भी इसमें उपयोग किया जाएगा किसी व्यक्ति की ऋण लेने की क्षमता का आकलन करने के लिए। तो आने वाले समय में आपको ये दिखेगा, जब लॉन्च किया जाएगा तब तो हम इसको पढ़ेंगे ही, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ कर रखिएगा, याद रखिएगा इसको। UPI के बारे में मैंने आपको बताया था कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो UPI का करता धरता है। UPI दुनिया में फास्टेस्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर एक क्या है तो सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।